हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे ई वर्सेस एक्स के बीच में ग्राफ्स देखा था हम लोगों ने, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने समझा था। चलिए उसी सीरीज को, उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि इसके ऊपर हम लोग क्या बात किए थे, सॉरी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, सॉरी। तो इसके पहले हम लोग क्या बात किए थे, पॉइंट चार्जेस के बारे में, कि अगर किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है बच्चों, बताइए। अगर आर डिस्टेंस पर निकालना है तो क्या होता है, ई एट पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, किसी पॉइंट क्यू की वजह से, चार्ज क्यू की वजह से। ये बातें आप लोगों को समझ में आई थी, है कि नहीं। अगर रिपल्सिव हो तो इस तरह से डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अट्रैक्टिव हो तो हम लोग इस तरह से डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। चलिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ओके। चलिए जी, सही है। हम लोग क्या बात करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये क्या होता है सर, अभी समझ में आ जाएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक होता है, लीनियर होता है, एक होता है एरियल होता है। मतलब एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो या लीनियरली हो, किसी लाइन के अलाउंग हो, है ना। जैसे किसी रेड के ऊपर हो गया, यहाँ से वहां तक पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज, या वॉल्यूमेट्रिक हो, मतलब किसी वॉल्यूम के चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो वहाँ पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं। तो आज हम लोग को जो स्टार्टिंग है, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। चलिए जी, सही है। हम लोग इसको एक कंसेप्ट या क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यार चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली, ठीक है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर, इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है। अब इस पॉइंट पी पर जो कि मान लेते हैं इससे कितना है डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पर इस रॉड का जो लेंथ है मान लेते हैं एक। अब इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मतलब हर जगह चार्ज बराबर है। तो कुछ जो बच्चे होंगे ज्यादा दिमाग लगाएंगे, क्या कहेंगे, सर एक बात बताओ। हाँ जी बताओ। एक काम करते हैं, बोलो, ये लीनियरली है, लेंथ वाइज रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, बिल्कुल बीच में होगा, कहीं यहाँ पर इसका होगा सेंटर ऑफ मास L/2 पर। तो ऐसा कहीं भी कर सकते हैं कि KQ अपॉन A प्लस L/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये गलत है। हाँ जी, गलत हो गया, ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करना है, देखिए कैसे करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक चार्जेस को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखिए जैसे मान लो कि हर जगह चार्ज क्या है, इस तरह से पूरा जो कंसंट्रेटेड चार्ज है उसका टोटल वैल्यू है Q, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या बात किए थे, पॉइंट चार्जेस के बारे में बात की थी इसके पहले। बट यहाँ पर पॉइंट चार्जेस तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। यहाँ पर सिचुएशन हो जाएगा अलग। क्या करते हैं, एक छोटा सा इसमें से एलिमेंट काट लेते हैं, छोटा सा अच्छा सा एलिमेंट। अब जिसको मान लेते हैं कि छोटा सा एलिमेंट का चार्ज है Q और इसका जो लेंथ है dx। जो छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा, उसमें से टुकड़ा निकाल लिए। अब इतना छोटा निकाला है कि उसको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हम क्या कहें, लेट
डी क्यू एक्स एज अ पॉइंट चार्ज। लो जी, आपका काम हो गया आसान। हम क्या किए, इतना बड़ा जो लेंथ था उसको एक पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट करना शुरू कर दिए। हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट दिया हुआ है पी, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पर, ठीक है, डिस्टेंस एक्स पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं डिस्टेंस एक्स पर। डिस्टेंस यहाँ पर हो गया एक्स, एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया डी क्यू, और जिसका लेंथ है डी एक्स। बहुत बढ़िया। हमको क्या पता है, चलिए जो भी हमको पता है पहले लिख लेते हैं ताकि हम बाद में भुलाए नहीं। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये जो ई है वो पूरे लेंथ का चार्ज है, हमको चाहिए छोटा सा एलिमेंट का चार्ज, तो उसके लिए क्या करेंगे, डीई कर देंगे, डी, ठीक है, इज इक्वल टू के, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब क्यू के स्थान पर क्या लिखेंगे, डी क्यू लिख देंगे, डी क्यू लिख दिए अपॉन कितना हो गया dx पर, ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ कितना है एक्स स्क्वायर है, इसका लेंथ है, इस एलिमेंट का तो लेंथ है dx, बट ये कितना दूरी पर है, यहाँ से पॉइंट से ये x के x दूरी पर, x डिस्टेंस पर है, इसलिए हम इसको माने एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखिए आप कि d जो छोटा सा एलिमेंट है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना है, d है k × dq अपॉन r स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट मिलके क्या बन रहा है, ये पूरा चार्ज बन रहा है। जब भी इस तरह से चार्ज वेरिएशन हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, छोटा छोटा एलिमेंट को ऐड करते हैं। और ऐड क्यों, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करके ऐड करेंगे। इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन सीखे हैं, कल सीखे हैं, यहीं पर यूज करने के लिए। अब देखिए शुरुआत में चार्ज होगा 0 और फाइनली इसका चार्ज होगा, मान लेते हैं ये, ठीक है, ये टोटल एलिमेंट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो k × dq अपॉन एक्स स्क्वायर है, क्योंकि अगर x है तो यहाँ पर होना चाहिए तो कुछ x का फैक्टर dq के स्थान पर, बट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, dk दिया हुआ है। और जब तक dq x के रूप में नहीं आएगा तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए dq क्या है, देखिए आपको बताया था लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या होता है, चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, समझ में आया। यहाँ पर हम पूरा अगर लेंथ ले रहे हैं तो पूरा चार्ज ले रहे हैं, तो अगर छोटा सा लेंथ लेंगे तो छोटा सा चार्ज लेना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dx कर सकते हैं, क्योंकि अगर लैम्डा ले रहे हैं पूरा के लिए, चार्ज डेंसिटी मतलब या तो पूरा के साथ एक साथ ले लें हम चार्ज, या फिर छोटा सा पीस वाइज ले लें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, अगर पूरा का चार्ज ले रहे हैं तो q अपॉन टोटल लेंथ ले रहे हैं, अगर छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका क्वांटिटी अपॉन उसका लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू है लैम्डा का वो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक रेशियो है, यहाँ पर फैक्टर बड़ा, यहाँ पर फैक्टर बड़ा, यहाँ फैक्टर छोटा, यहाँ पर फैक्टर छोटा, तो अल्टीमेटली उतना ही रहेगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dq, तो dq बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स dx, ठीक है। अब dq के स्थान पर कितना डालेंगे, लैम्डा dx डालेंगे, इसको इंटीग्रेट करिए, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कितना बनेगा, 0 से e तक टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इंटेंसिटी बनेगा, टोटल बनेगा E बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन E बनेगा। अब यहाँ पर जो k है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, इनटू dq कितना आ गया, लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से मत ले लीजिएगा, 0 से मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से लेंथ जो है रॉड का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो है कहाँ से है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, मतलब ए से लेकर कहाँ तक है, ए प्लस एल तक है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, इसको लैम्डा को बाहर निकालें, के इंटू लैम्डा इंटीग्रेशन ए से ए प्लस एल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बातें आपको समझ में आई, हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये तो आसान हो गया,
अब इसके बाद k इंटू लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करिए कितना आएगा, यहाँ पर बताते हैं, इसको इंटीग्रेट करिएगा k इंटू लैम्डा टाइम्स, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस 1/x होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस l तक। कैसे होता है नहीं समझ में आया, देखिए क्योंकि x टू द पावर -2 है और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो हो जाएगा x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। इसको सोल्व करिएगा तो -1 अपॉन x आएगा, ठीक है। तो k टाइम्स l, अब ये फाइनल कितना है, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, a प्लस l 1 अपॉन a प्लस l माइनस 1/a। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस k इंटू l टाइम्स, इसको सोल्व करिए कितना हो गया, माइनस l अपॉन a इंटू a प्लस l, ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस k इंटू लैम्डा था यहाँ पे, हाँ लैम्डा था, लैम्डा k लैम्डा इंटू l अपॉन a इंटू a प्लस l। ये हो गया आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लेंथ। ये बात आपको समझ में आया। यहाँ पर हम क्या किए, एक बार आप रिकैप कर लीजिए, देख लीजिए दोबारा। हमने डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को लिए हैं, ठीक है। अब इसमें कहीं एक पॉइंट पर चार्ज तो फिक्स होगा नहीं। अगर मान लीजिए हम इस कलम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये मार्कर है। अब इसमें जो चार्ज होगा यूनिट वाइज बटा हुआ है, यहाँ पर इस तरह से हर जगह यूनिट के रूप में बटा हुआ डिवाइडेड है चार्ज। तो हम जो भी डिवाइडेड चार्ज है उसको क्या करते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट मतलब सबको ऐड अप कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अगर सबको एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, टोटल इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाएगा, कितना इसमें स्टोर्ड है। बात समझ में आया। तो वही यहाँ पर हम किए हैं, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक चार्ज है, बार है, और ये पी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से, जो कि पॉइंट पी कितना है, ये दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। हम क्या किए हैं कि छोटा सा इसमें से एलिमेंट काट लिए हैं, जिसका जो चार्ज है dq है, जिसका लेंथ है dx। जो छोटा सा टुकड़ा निकाले हैं dx लेंथ का निकाले हैं। अब dx लेंथ छोटा है तो उसका इफेक्ट भी छोटा होगा, इसलिए उसका चार्ज कितना है, तो छोटा सा dq है। तो लेट dq एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज। अब इतना छोटा है कि वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अब जैसे ही कंक्लूजन निकल गया कि वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो वहां पर हम लोग इस थ्योरम को, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आया। अब जो डी है, चूंकि यहाँ पर क्यू का था, जब यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था, जब यहाँ पर डी लेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, तो छोटा सा चार्ज लेना पड़ेगा के इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी, जो पी से इस जो एलिमेंट है, एलिमेंट कहीं भी ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर एलिमेंट ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक्स, यहाँ ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक्स। तो एलिमेंट जो है वो किसी भी जगह पर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट से ही इंटीग्रेट करेंगे, है कि नहीं। ये मान लेंगे कि हम जो एलिमेंट लिए यहीं से लिए स्टार्ट किए हैं और यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच रहा है, ए प्लस एल तक पहुंच रहा है। सिंपल कंसेप्ट है, इसको आप लोग सोल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ई नेट एट सेंटर। इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ई नेट का वैल्यू निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो चार्ज है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब थ्रू आउट क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम यहाँ पर किसी डिस्टेंस थीटा पर, कहाँ पर, किसी डिस्टेंस थीटा पर यहाँ से एक एलिमेंट काटते हैं, जिसका लेंथ क्या है, जिसका लेंथ मान लेते हैं, इसका चार्ज है dq और लेंथ है dl है। इस तरह से हम एक एलिमेंट काट लिए हैं। अब इस एलिमेंट का जो एंगल है, सेपरेशन है क्या है, d थीटा है। d थीटा का एलिमेंट काट लिए इस तरह से, है ना, इस तरह से एक एलिमेंट काट के निकाल लिए हैं ऐसा। और यहाँ पर इस तरह से थीटा एंगल है, d थीटा है, और यहाँ पर dq है, और यहाँ पर है d। ओके, सही है। यहाँ पर एक सिमेट्रिकल लाइन ले लेते हैं सिमेट्रिसिटी के लिए। चूंकि इस dq की वजह से इस O पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा यहाँ पर, जो कि dE के बराबर होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन की वजह से। अब थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, इसलिए थीटा और थीटा। तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर कितना आएगा, कंपोनेंट आएगा d sin थीटा।
और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, DE cos थीटा आ जाएगा। चलिए सही है। अब आप एक चीज बताइए कि जैसा इधर एलिमेंट है वैसा ही एलिमेंट इधर भी हो सकता है। अगर यहाँ पर हम एलिमेंट ले, यहाँ पर वैसा ही एलिमेंट आएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। किसी भी पॉइंट पर देखिए, चाहे यहाँ पर देखिए, चाहे यहाँ पर इस तरह से लेके एलिमेंट देखिए, इसका सिमेट्रिक ये आएगा, तो क्या होगा, इसका हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए हम हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं। डी sin थीटा, डी sin थीटा, ठीक है। अब देखिए डी बराबर कितना होगा, सबको तो पता है, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। डी बराबर कितना, ऐसे पता है हमको, ई बराबर कितना होता है, के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, के टाइम्स, अब छोटा सा एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, कौन सा, डी क्यू पर, तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर, तो डी बराबर कितना लिखेंगे, के टाइम्स डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेट करेंगे, चूंकि देखिए हम इस तरह से एंगल को बढ़ा रहे हैं, ट्यू 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 ट्यू, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर पाई तक बढ़ा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है, जीरो से लेकर ट्यू 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 करते करते पाई तक पहुंचाना है इस एंगल थीटा को। तो मतलब यहाँ पर जितना भी वेरिएबल आपको दिख रहा है सबको किसके टर्म्स में लाना पड़ेगा, थीटा के टर्म्स में लाना पड़ेगा। जो भी वेरिएबल्स है उसको कहां तक लाना पड़ेगा, थीटा के टर्म्स में। इसीलिए हम थीटा को इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा रहे हैं, जीरो से लेकर पाई तक, है कि नहीं। कहां से कहां तक, जीरो से पाई तक, ठीक है बराबर। ये आएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐड अप हम करेंगे जीरो से लेकर पाई तक। अब देखिए जीरो से पाई तक इसको इंटीग्रेट करना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, तो के इंटू जीरो से पाई डी क्यू अपॉन सॉरी डी क्यू इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमको डी क्यू को चेंज करना पड़ेगा किसमें, थीटा के टर्म्स में। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का या चार्ज पर यूनिट लेंथ का यूज करेंगे, लैम्डा का। तो लैम्डा कितना होगा यहाँ पर, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब dq बाई dl, dq बाई dl ही होगा ना, dq है और इसका जो लेंथ है, जो एलिमेंट हम निकाले हैं उसका लेंथ कितना है, dl, तो dl निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए आप इस आर्क से कि जो dl है और थीटा इसके बीच में कुछ रिलेशन होता है, आप लोग सर्किल पढ़ेंगे वहां पर इस रिलेशन को याद करिए। dl बराबर क्या होता है, dl बराबर होता है, यहाँ पर इसका वैल्यू है r, तो r d थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं dq बराबर लैम्डा dl दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू r d थीटा, लैम्डा टाइम्स r d थीटा। किसका वैल्यू है, dq का, बराबर k टाइम्स जीरो से पाई, dq वैल्यू कितना है, लैम्डा इंटू r इंटू d थीटा इंटू साइन थीटा, बराबर। इसको बढ़िया से बाहर निकालते हैं, लीजिए एक टर्म और होगा आर स्क्वायर शुरू से चलता आ रहा। अब इसको बाहर निकालें, कितना है, आर से आर स्क्वायर, आर से यहाँ पर आर कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना, के इंटू लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, बचा कितना अंदर में, अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, जीरो से पाई तक। बातें समझ में आई, ये था हमारा पाई, इसको बनाएंगे भाई, वाह भाई। अब देखो लैम्डा, के लैम्डा अपॉन आर, जीरो से पाई साइन थीटा डी थीटा, है ना। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, कितना आ गया, के लैम्डा अपॉन आर टाइम्स
अब देखिए अगर साइन थीटा को आप लोग इंटीग्रेट करिएगा डी थीटा के रेस्पेक्ट में तो कितना आता है माइनस कॉस थीटा आता है। रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग 0 से पाई तक बराबर माइनस को बाहर निकालिए k इंटू लैम्डा अपॉन आर टाइम्स इसमें वैल्यू डालिए cos पाई बराबर कितना -1 इसको माइनस बाहर निकाला है 0 पर कितना -1 क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल -1 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया k लैम्डा 2k लैम्डा बाई आर ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। ये नेट आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ये वैल्यू आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया पूरा लॉजिक समझ में आया यहाँ से यहाँ तक पूरा जो कंसेप्ट बताया समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो अगला जो क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट करिए आप लोग पहले ठीक है। चलिए इन अ क्वाड कंडक्शन चार्जेज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइंड ई नेट एक्स इंटर। यहाँ पे क्या करना है इस तरह से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और इस पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर। अब जो पहले का क्वेश्चन था वहां पर क्या था ऐसा आपके पास सिस्टम दिया हुआ था चार्जेज का है ना ए चार्जेज भागा 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 क्यू क्यू क्यू। अब देखिए यहाँ पर निकालने के लिए बोला था है ना। अब ये एक दूसरा को क्या कर रहा था काउंटर कर रहा था अपोजिट डायरेक्शन में और सिर्फ ये बच रहा था बट यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर इस तरह से हम कुछ एलिमेंट लेते हैं जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने एलिमेंट ले लिया क्या कि यहाँ पर हम एक एलिमेंट ले लिए मान लिया डी क्यू का जिसका लेंथ है डीएल कितना दूरी पर थीटा दूरी पर ले लिए कितना दूरी पर थीटा दूरी पर यह हो गया डी थीटा ठीक है। अब इसका अगर काम इसके वजह से डी क्यू की वजह से यहाँ पर जो फोर्सेस लगेंगे वो क्या होंगे इस तरह से रिपल्सिव होंगे यहाँ पर हो गया डी ई लग जाएगा ठीक है। अब इसका कंपोनेंट एक आएगा वर्टिकल और एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल। अब इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यहाँ पर काउंटर करने के लिए कुछ है कुछ नहीं है क्योंकि इसका जो सिमेट्रिसिटी था इधर से आ रहा था सिमेट्रिसिटी। अब यहाँ पर तो है नहीं जो आर्क है यहाँ तक आया वो नहीं है ना तो इसको काउंटर करने के लिए इधर कोई चार्जेज नहीं है तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर अब ये रह जाएगा ये काउंटर ये बैलेंस नहीं होगा। इस तरह से आपके पास सिस्टम दिखेगा। यहाँ पर मान लेते हैं क्या है ये वाई है और यहाँ पर मान लेते हैं ये एक्स है यहाँ पर ये थीटा है ठीक है। अब देखिए हमको क्या कैलकुलेट करना है ई एक्स और ई वाई का वैल्यू निकालना है क्योंकि यहाँ पर जो नेट आएगा कितना आएगा ई नेट आएगा कितना ई नेट बराबर अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2ex ई बाई कॉस थीटा ये ना आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2ex ई बाई कॉस थीटा आएगा ई नेट का वैल्यू है कि नहीं ठीक है। हम क्या करते हैं देखिए एक आएगा डी कॉस थीटा मतलब जो ex कंपोनेंट आएगा कितना आएगा डी कॉस थीटा और जो ई वाई कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा डी साइन थीटा। चलिए बड़ी बहुत बढ़िया। अब देखिए सबसे पहले हम डी का वैल्यू निकालते हैं कितना आता है। अब ये वैल्यू तो निकालने आ गया होगा आप लोगों को कि आप लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी को एक कंसंट्रेटेड चार्ज वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इंटीग्रेट करके जो ये यहाँ पर डी वैल्यू निकालते हैं डी बराबर कितना आता है के टाइम्स डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो वैल्यू मान लेते हैं आर ठीक है। अब डी क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर फिर यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी का कितना होगा डी क्यू बाई डी एल ये डी एल के लिए ठीक है डी एल के लिए इस डी एल के लिए आ गया कितना अपॉन डी क्यू अपॉन डी एल आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं डी क्यू बराबर कितना हो गया लैम्डा टाइम्स डी एल। अब डी एल को ऐसे निकाल लेंगे डी एल बराबर आर डी थीटा बराबर हो गया लैम्डा इंटू आर डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो डी का वैल्यू है कितना दे देंगे एक्स निकाल देते पहले एक्स बराबर कितना आएगा
डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा बराबर डी कितना है के टाइम्स डी क्यू, कितना है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर के अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स डी क्यू का वैल्यू कितना है लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा। बहुत बढ़िया बराबर। अब यहाँ पर से लैम्डा के लैम्डा आर ये सब कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं। अरे यहाँ पर छूट गया cos थीटा, कहाँ भागे हो तुम, अभी तुम्हारा काम बाकी है जी। देखो आर से आर कैंसिल, के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर cos थीटा इंटू डी थीटा। अब इसी को आपको इंटीग्रेट करना है टोटल निकालने के लिए, मतलब ई एक्स कंपोनेंट में एक्स डायरेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा उसका टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो से यहाँ तक वैल्यू इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा इस तरह से टिक 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 टिक। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से 90 डिग्री तक, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ई एक्स का वैल्यू। तो ई एक्स बराबर कितना आ गया, के लैम्डा अपॉन आर, कांस्टेंट बाहर निकालिए। अब यहाँ पर कितना है, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलेंगे sin थीटा होता है। वेरी गुड, जीरो से 90 डिग्री। बहुत अच्छे बच्चे, समझदार हो गए। के लैम्डा अपॉन आर इंटू इसका वैल्यू डालिए, कितना बनेगा ये, तो बन जाएगा के लैम्डा अपॉन आर ही बनेगा, क्योंकि 90 डालेंगे तो 1 आएगा, 0 डालेंगे तो 0 आएगा, तो के लैम्डा अपॉन आर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका वैल्यू निकालेंगे, ये तो आ गया आपका ई एक्स का वैल्यू। अब वैल्यू निकालेंगे ई वाई का, क्योंकि हमको लास्ट में क्या देखना है, ई नेट बराबर अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स ई वाई cos थीटा निकालना है। लास्ट में तो कोई ना वैल्यू चाहिए, उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, ई एक्स का वैल्यू निकालिए, अब ई वाई का वैल्यू निकालना है, ये निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं निकाल लेंगे। इतना सब झेल चुके हैं सर, इसको नहीं निकालेंगे, क्या लगता है आपको, कैसे है पीछे भागेंगे। हाँ चलिए देखते हैं, डी साइन थीटा, ठीक है। डी का वैल्यू कितना निकालेंगे, वैल्यू तो सब सही रहेगा ना, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। के लैम्डा अपॉन आर टाइम्स इतना, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन 0 से 90, 0 से 90, बाकी तो सब सही रहेगा। यहाँ बन जाएगा सिर्फ साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलिए, और ई वाई बराबर, ई वाई कितना हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ मत मानियो भाई साहब, ये वेवलेंथ नहीं है, हम ऑप्टिक्स ना पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लैम्डा को वेवलेंथ ना मानियो, क्या मानना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मानना है इसको। बात समझ में आई, इधर आई। के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा। वेरी गुड, माइनस cos थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 तक। ये लिमिट ध्यान रखना भाई साहब, नहीं तो क्या होंगे, मम्मी के चप्पल पड़ेंगे आपके ऊपर। मम्मी देखेगी, अरे बेटा तुम तो गलत इंटीग्रेट कर रहे, लिमिट लगना चाहिए तुम कुछ और, तुम रख रहे कुछ और। मम्मी यूं मारेगी चप्पल खड़ाक से, तुम छत से नीचे भेजा लोगे खड़ाक से। चलो इधर देखो, माइनस cos थीटा, अब देखिए माइनस cos जो टर्म है वो बाहर आ गया, तो माइनस के लैम्डा अपॉन आर। 90 पर कितना आएगा वैल्यू इसका, साइन का, जो अगर हम साइन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाएगा कितना, माइनस cos थीटा। बहुत बढ़िया, कितना आ गया, 0 माइनस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो के लैम्डा बाई आर, सही है ना। तो ई बाई का वैल्यू कितना आ रहा है, ई बाई बराबर है के लैम्डा अपॉन आर। अब देखिए आप लोग, जो ई एक्स है और ई बाई है, ई एक्स बराबर के लैम्डा अपॉन आर, ई बाई बराबर के लैम्डा अपॉन आर, दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब हम ई नेट बराबर लिख सकते हैं, ऐसा कैसा लिख सकते हैं सर, बता दो जरा। देखिए
हम ई नेट बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस जीरो। अब जीरो कहां से आ गया सर? देखिए ई एक्स और ई वाई के बीच में जो कोण है वो कितना बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए हम क्या लिखे? जीरो लिखे। ठीक है, तो बराबर आ गया ई रूट टू। ई नेट बराबर कितना आ गया? ई रूट टू आ गया। तो लिख लीजिए ई नेट बराबर ई बराबर कितना है? के लैम्डा अपना के लैम्डा बाई आर टाइम्स रूट टू। ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्वाड चार्जेज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ में किसको आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग लेक्चर देख रहे हैं और रेगुलरली नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाइएगा तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो जैसे जैसे आप लोग लेक्चर देखिए वैसे वैसे प्रॉपर ऑर्डर में और उसी सीक्वेंस में नोट्स भी जरूर बनाते जाइएगा आप लोग, तभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से आपके पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बात है मास्टर साहब, आप तो बड़ा मजाकिया मूड में हो। प्लस 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 प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, मान लेते इस पॉइंट पर हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए जैसे ही अब इसमें एक पॉइंट इस तरह से सिमेट्रिकली इसको देते हैं, सिमेट्रिकल लाइन देते हैं। अब इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इस ओ पॉइंट पर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। अब यहाँ से आप एक छोटा सा एलिमेंट अगर काटेंगे, काटने तो मैं करता हूँ आपको, काटने नहीं आता? क्या बात करते हो यार, काटने तो हर किसी को आता है। देखो यहाँ पर dq का ले लेते हैं चार्ज और इसका लेंथ मान लेते हैं dl मान लेते हैं। ठीक है, इसका मान लेते हैं रेडियस। कितना मनवाओगे मास्टर साहब, कभी ये मानो कभी वो मानो, मान के दिमाग खराब हो गया। देखिए अब इस dq की वजह से इस पॉइंट पर एक रिपल्सिव इस तरह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इधर de लगेगा इधर की डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पर इसका कंपोनेंट आएगा। अब एक चीज आप देखिए, इसका आगे एक्स कंपोनेंट इधर, जैसा इधर है वैसा इधर नहीं आएगा। तो अगर इधर एक्स है तो इधर भी एक्स आएगा, ऐसा ही सिमेट्रिसिटी इधर भी आएगा। तो इस केस में भी क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सारे क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब इसके से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा इधर है वैसा इधर भी आएगा। अगर यहाँ पर लेंगे इस तरह से लेंगे तो इधर भी इस तरह से आएगा, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वर्टिकल से कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से मान लेते इसका जो पूरा कोण है वो कितना है? जो एंगल है कितना है? अल्फा है। यहाँ से मान लेते हैं इसको थीटा और ये वैल्यू मान लेते हैं डी थीटा। जो मनवाना है मनवाओ मास्टर साहब, आप पढ़ा रहे हो आप जानो। देखो जी, अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा थीटा, इसकी वजह से थीटा आ गया। अब यहाँ पर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा कितना आएगा? डी साइन थीटा आएगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? डी साइन थीटा। तो अपने को निकालना क्या है? डी साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए जी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले डी का वैल्यू निकालते हैं। तो डी बराबर कितना होगा? डी बराबर हो जाएगा के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं? अब डी क्यू कैसे निकलेगा? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से निकलेगा। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू बराबर कितना? लैम्डा टाइम्स डी एल बराबर। अब लैम्डा तो ठीक है, चार्ज डेंसिटी है वो तो दिया हो रहेगा क्वेश्चन में, बट डी एल नहीं दिया हो रहेगा। तो डी एल कहाँ से निकालना है बताइए? डी एल इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा। इतना देर से देख रहे हैं, आर डी थीटा। चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। कितना आ जाएगा? डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। अब इस वैल्यू को उठाकर कहाँ रख देते हैं? यहाँ पर रख देते हैं। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? के टाइम्स डी क्यू बराबर आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर के, यहाँ पर लैम्डा भाग गया का? हाँ लैम्डा भाग गया। कहाँ भागोगे तुम? तो उठाते हैं तो पटक देंगे लोग।
कितना हो गया के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर हो गया, ये किसका डी का वैल्यू हो गया है कि नहीं। डी का वैल्यू कितना के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर हो गया। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। चलिए ये रखते हैं के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देना कहाँ से कहाँ तक। अब ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना बड़ा अच्छे से। क्या ध्यान रखना है कि जो थीटा है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए दोबारा यहाँ पर बताते हैं। इस तरह से आपके पास डायग्राम है, ठीक है, ऐसा डायग्राम है, इसको समझ लो यार, ऐसा डायग्राम है, काम आएगा। देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक थीटा वेरी करेगा, तो मतलब माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक। अब इसको अगर बेस मानते हैं तो ये रेफरेंस मान रहा है, किसको रेफरेंस मान रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है और इस तरह से वर्टिकल लाइन है, उसको हम क्या मान रहे हैं, रेफरेंस। तो रेफरेंस के पीछे का जो कोण बन रहा है उसको माइनस अल्फा बाई 2 कर रहे हैं, और रेफरेंस के आगे का जो कोण है उसको प्लस अल्फा बाई 2 कर रहे हैं। क्योंकि दोनों का टोटल वैल्यू कितना अल्फा है, तो एक माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 के बीच का ये वैल्यू होगा। तो वहां से वहां तक हमको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक बराबर। ये चीज आपको ध्यान रखना कि जब इस तरह से हम वर्टिकल लाइन ले रहे हैं, डॉटेड लाइन, तो उसके इधर वाला को क्या मानेंगे, माइनस अल्फा बाई 2, और उसके उधर वाले को प्लस अल्फा बाई 2, और उसको बेस लाइन मानना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको मानना पड़ेगा बेस लाइन, ठीक है ना। तो हो गया इतना। अब कितना है, के लैम्डा बाई आर टाइम्स साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 तक। ये बात समझ में आया। चलिए आगे तो बढ़िया है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हो गया ओके। हमने तो गड़बड़ कर दिया शायद ना, क्या गड़बड़ किए हैं, देखिए आप, ये जो थीटा है यहाँ पर थीटा होना चाहिए, वो जो थीटा है ना, ये है ना, तो इस तरह से लाइन आ रहा है ना, अगर लाइन ऐसा आ रहा है, लाइन ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसका ये होना चाहिए, थीटा यहाँ पर होना चाहिए था, हम थीटा यहाँ पर माने गड़बड़ कर दिए थे। तो अगर ऐसा थीटा आएगा तो यहाँ पर लेना पड़ेगा cos थीटा, ओके, यहाँ पर लेना पड़ेगा cos थीटा। चलिए यहाँ पर cos थीटा आएगा, यहाँ सुधारिएगा cos थीटा, ठीक है। बाकी का सब कैलकुलेशन सब रहेगा वहीं से, यहाँ पर जाएगा cos थीटा, cos थीटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, ओके। अब सही हुई, ठीक है। देखिए हम क्या गड़बड़ कर दिए थे कि थीटा को यहाँ पर ले लिए थे, जबकि अगर इस तरह से आप इसको देखिएगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ से इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इस तरह से अगर दिया हुआ यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा लेना पड़ेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर लेना गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा रहता तब यहाँ पर थीटा लेते हैं, ठीक है, बट थीटा यहाँ पर, तो इसका जो अल्टरनेट एंगल बनेगा यहाँ पर बनेगा, ओके। तो के लैम्डा बाई आर टाइम्स, अब इसमें वैल्यू डालिए, साइन अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई 2 बराबर 2 के लैम्डा अपॉन आर टाइम्स साइन अल्फा बाई 2। ये हो गया नेट। अब नेट ये क्या आ गया सर, ये जो नेट आप निकाले 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2, ये क्या है, ये आप कह रहे हैं कि जनरल फॉर्म है। चलिए मानते हैं कि जनरल फॉर्म है। ई नेट बराबर कितना है, 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। ये है क्या, ये देखिए क्या बताते हैं। अभी आप निकाले थे क्या कि इस तरह से अगर आपके पास आर डी दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसमें कितना था टोटल एंगल, कितना था 180 डिग्री पाई, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू रख के देखिए, पाई रखिएगा तो पाई बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा, पाई रखिएगा तो पाई बाई 2 90 डिग्री, साइन 91, तो पर 2 के लैम्डा बाई आर,
डायरेक्ट यहाँ पर से वैल्यू निकल रहा है इसके लिए। यहाँ पर इसको चेक करके देखिए, जब 90 डिग्री है तो कितना आता है, 90 डिग्री के लिए यहाँ पर रखिए 90 मतलब 45, तो साइन 45 1/√2, तो यहाँ पर 1/√2 इंटू 2 कितना आ जाएगा ये √2 टाइम्स के लैम्डा अपॉन आर। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर चेक करके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जो जनरल फॉर्म आप कैलकुलेट किए हैं वो किसके लिए वैलिड है। ये बातें आपको समझ में आई। चलिए आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा एडवांस लेवल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको करनी चाहिए क्योंकि चूंकि यहाँ पर बहुत सारा सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, जो रिलेटेड जितने फिजिक्स का बेहतर चैप्टर है आप देख रहे हैं, वैसे तो सारे बेहतर चैप्टर हैं, बट जितने भी मैकेनिज्म या फिर जो भी कैलकुलेटिव टाइप चैप्टर्स हैं उसमें ये बहुत काम आएगा आपको, है ना। तो चलिए हम अगला क्लास में फिर देखेंगे कि किस तरह से चार्ज वेरिएशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब के बारे में हम फिर अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, और आप लोग लेक्चर को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि मेरे लेक्चर बनाने से आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए।